हेलो नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी हब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखो, आज अपन बात करेंगे किसकी भाई। आज अपन पढ़ेंगे इतिहास। किसका जिक्र करेंगे आज? इतिहास का। वो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से इतिहास का जिक्र करेंगे आज। तो हिस्ट्री क्या पढ़ेंगे भाई आज? हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास। क्या पढ़ेंगे भाई आज अपन? इतिहास। सबसे पहले बात आती है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मल से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इतिहास के जो पिता हैं वो है हेरोडोट्स। कौन है भाई? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स। क्लियर? पहला कुछ क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता के नाम से जाने जाते हैं हेरोडोट्स। अब उसके आगे देखो, इतिहास को कुल कितने कालक्रम में पढ़ेंगे? तो अपन इसको 3 भागों में पढ़ेंगे, अलग अलग। कितने भागों में? 3 भागों में। वो 3 भाग देखो कौन कौन से। एक आता है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। फिर आता है अदय ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? अदय ऐतिहासिक काल। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल भाई? ऐतिहासिक काल। अब समझो तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। वो काल जिसमें लिखा नहीं गया हो। कौन सा काल? वो काल जिसमें लिखा नहीं गया हो। लिखा नहीं गया का मतलब, अगर लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा कहां से जाएगा? कॉमन सी बात है। तो अब बात करते हैं दूसरा, अदय ऐतिहासिक काल। वह काल जिसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें पढ़ा भी गया और लिखा भी गया। तो बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें आता क्या क्या। अब देखो इसमें आएगा पाषाण काल। कौन से में? जिसे अपन प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, इसमें किसको पढ़ेंगे अपन? इसमें पढ़ेंगे पाषाण काल को। किसको? पाषाण काल को। क्लियर? अब उसके बाद आता है अदय ऐतिहासिक काल। अदय ऐतिहासिक काल में अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, या उसका दूसरा नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे भाई? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में अपने 4 घटनाएं पढ़ेंगे। कितनी भाई? 4 घटनाएं। एक तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला इतिहास आता है प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। फिर आता है मध्यकालीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास भाई? आधुनिक इतिहास। और उसके बाद कुछ विशेष घटनाएं, जैसे विश्व का इतिहास। किसका भाई? विश्व का इतिहास। क्लियर? बातें क्लियर हैं क्या? तो देखो इतिहास को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 3 भागों में। 3 कौन कौन से? प्राग, अदय और ऐतिहासिक काल। प्राग जिसमें लिखा नहीं गया हो और ना पढ़ा गया हो। अदय ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल, इसमें 4 प्रकार की घटनाएं पढ़ेंगे। मुख्यतः 3 है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और उसके बाद कुछ भाग किसका पढ़ेंगे? विश्व के इतिहास का। क्लियर? अब बात करते हैं 1 नंबर अपन कौन से की। देखो पहले सोर्स की जानकारी तीनों के बारे में बता देता हूं, उसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्राग ऐतिहासिक काल। तो पहले देखो प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखो इसमें अगर अपन लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या होगा भाई? इसमें लिखा नहीं गया। 1 नंबर विशेषता क्या? इसमें लिखा नहीं गया। अब देखो इसमें लिखा नहीं गया तो जानकारी के स्रोत। जानकारी कहां से मिली? जानकारी के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी के स्रोत, तो इसमें जानकारी के स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। कौन से स्रोत भाई? पुरातात्विक स्रोत। देखो पुरातात्विक स्रोत में जैसे मर्दभांड आ गए, शिलालेख आ गए, गुहा लेख आ गए, वो क्या होते हैं भाई? जानकारी के स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं वो। क्लियर? अब बात करते हैं उसके बाद 2 नंबर कौन सा? 2 नंबर अपन ने पढ़ा अदय ऐतिहासिक काल। कौन सा? अदय ऐतिहासिक काल। अदय ऐतिहासिक काल। अदय ऐतिहासिक काल में अपन ने क्या देखा? वो काल जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। कौन सा काल? वह काल जिसमें लिखा गया, लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। लेकिन पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, वो काल कौन सा काल कहलाता है? इस काल को अपन कौन सा काल बोलते हैं भाई? अदय ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब देखो इसके बाद अपन इसमें एग्जाम्पल पढ़ लिया था। इसका एग्जाम्पल क्या भाई? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। कौन सी सभ्यता?
हड़प्पा सभ्यता। अब देखो इसके आगे बात करते हैं लास्ट कौन सा, ऐतिहासिक काल। और 3 नंबर कौन सा था, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में देखो क्या क्या आएंगे, पहले तो समझते हैं वो काल जिसमें पढ़ा भी गया और लिखा भी गया। कौन सा काल, वह काल जिसमें पढ़ा भी गया और लिखा भी गया, पढ़ा गया और लिखा गया। और इसका कालक्रम कहां से कहां तक है, और वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक का जो समय है उसको अपन क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक काल। कहां से कहां तक का भाई, वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल का समय, वर्तमान काल का समय क्या कहलाएगा भाई, ऐतिहासिक काल। क्या कहलाएगा, ऐतिहासिक काल। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इतिहास के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला कौन सा, प्राग, दूसरा अध्याय और लास्ट ऐतिहासिक काल। तीनों आराम से समझ गए होंगे। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे देखो कौन से काल को, प्राग ऐतिहासिक काल को, और उसमें कौन से, पाषाण काल को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब 1 नंबर कौन सा भाई, प्राग ऐतिहासिक काल। पहले थोड़ी सी जानकारी बताई थी आपको, अब डिटेल से पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और इसमें क्या आता है, इसमें आता है पाषाण काल। पाषाण का मतलब समझिए क्या हो गया, पत्थर का काल भाई, पाषाण का काल। अब देखो पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने में, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके देखो 4 भाग के बारे में जानते हैं। पहले है पूरा पाषाण काल, कौन सा है देखो 1 नंबर, अब पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब 2 नंबर आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। 3 नंबर नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और 4 नंबर है उत्तर पाषाण काल। कौन से भाई, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल का मतलब जो काल समाप्त हो गया उसके बाद आने वाला काल क्या होगा, उत्तर होगा। तो कहने का मतलब पाषाण काल खत्म हो गया, उसके आगे का भाग क्या कहलाएगा, उत्तर पाषाण काल। अब देखो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ है। अब देखो इसमें क्या होता था, व्यक्ति खानाबदोश होता था। क्या होता था भाई, पहली बात खानाबदोश, कहने का मतलब अपने पेट भरने पे ही ध्यान रखता था व्यक्ति। किस पे ध्यान रखता था, पेट भरने पे ही ध्यान रखता था। और किस रूप में, आदिमानव के रूप में पाया गया। किसके रूप में भाई, आदिमानव के रूप में। और इसमें किसका आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ। किसका, आग का आविष्कार हुआ। ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछ ले आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ। अगर पाषाण काल का नाम आ रहा है तो पाषाण काल में, और अगर और डीपली पूछ ले तो कौन से में, पूरा पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ है, आग का आविष्कार हुआ है। अब देखो मध्य में बात करते हैं, मध्य पाषाण काल। इसमें देखो हथियारों का आकार छोटा हो गया। किसका भाई, हथियार का आकार छोटा, आकार क्या हो गया, छोटा। कहने का मतलब देखो विकास होता जा रहा है। आज आप समझ रहे होंगे, जैसे समझ रहे हो पहले कंप्यूटर आता था कितना बड़ा आता था, आज उसके बाद डेस्कटॉप साइज में आ गया, उसके बाद आजकल किस में आ गया, फोनों में आ गया। वही कहने का मतलब जैसे जैसे विकास होगा उसका आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। हथियार पहले भी होते थे लेकिन बड़े होते थे, वर्तमान में क्या हो गए, छोटे हो गए। कौन से काल में आकर हो गए, मध्य पाषाण काल में आकर इनका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। अब एक बात आती है अंत्योष्टि। क्या आती है भाई, अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का मतलब ये है कि इस समय व्यक्तियों को दफनाया जाने लगा, यानी अंतिम संस्कार किया जाने लगा व्यक्ति का। तो कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। अब बात करते हैं नव पाषाण काल की। कौन से की, नव पाषाण काल की। ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात इसमें क्या स्टार्ट होगी, इसमें खेती स्टार्ट होगी। क्या, खेती करनी स्टार्ट कर दी, देखो खेती प्रारंभ हो गई। दूसरा, अगर खेती करेंगे तो स्थायी निवास चाहिएगा। कहने का मतलब आवास क्या हो गया भाई, आवास हो गया। अगला, इस समय कुत्ते की जानकारी मिलती है। किसकी भाई, कुत्ते की। तो सर्वप्रथम कौन सा जानवर, कुत्ता। और देखो अब अगर अनाज होगा उसको ले जाने में सुविधा के लिए भी पहिए का आविष्कार तो करना पड़ेगा। तो इसी काल में किसका आविष्कार हुआ है, पहिए का आविष्कार हुआ है। किसका आविष्कार भाई, पहिए का आविष्कार। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब उसके बाद लास्ट आता है उत्तर पाषाण काल। कौन सा काल, उत्तर पाषाण काल। और उत्तर पाषाण काल में किसकी खोज हुई है, तांबे की खोज हुई है। किसकी खोज हुई, तांबे की खोज, तांबे की खोज। कौन से काल में, उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई है। मैं फिर से बता देता हूं इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आग। क्या है,
आग। पूछ ले कि आग का आविष्कार कौन से काल में होता, क्या बताओगे, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से क्या इंपॉर्टेंट है, अंत्योष्टि, कहने का मतलब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाने लगा। उसके बाद नव पाषाण काल, इसमें देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, नव पाषाण काल। कैसे इंपॉर्टेंट है, इसी समय खेती होने लगी, फिर क्या होने लगा, यहाँ स्थायी आवास बनने लगे, और सबसे पहले किसकी जानकारी मिलती है, जानवर में कुत्ते की, और पहिए की जानकारी भी किससे मिलती है भाई, नवपाषाण काल से। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखो सर्वप्रथम खेती किस किस की गई, तो जौ और गेहूं की। किसकी भी, जौ और गेहूं की, और इसके साक्ष्य मिलते हैं पाकिस्तान से। कहां से मिलते हैं भाई, पाकिस्तान से। तो सर्वप्रथम खेती किसकी की गई, जौ और गेहूं की। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम खेती किस किस की गई, जौ और गेहूं की। और उसके बाद देखो उत्तर पाषाण काल, इसमें किसकी खोज हुई है, तांबे की खोज। क्लियर। अब देखो इससे आगे, ये क्लियर हो गया कौन सा भाई, प्राग ऐतिहासिक काल में। सिर्फ अपन को इतना ही पढ़ना है, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद अगला 2 नंबर कौन सा था भाई, अध्यय ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, अध्यय ऐतिहासिक काल, अध्यय ऐतिहासिक काल। अब समझो अध्यय ऐतिहासिक काल में क्या बताया मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बताया अभी, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे अपन इस काल में। तो देखो क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब पहला ये विचार बनता है कि इसका नाम सिंधु ही क्यों रखा, क्योंकि ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे मिली है, सिंधु नदी के किनारे मिली है। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। क्लियर। अब देखो इसके है ना उपनाम आते हैं कुछ, क्या आते हैं, उपनाम। पहला उपनाम, और इसे बोलते हैं सिंधु सरस्वती संस्कृति। कौन सी, सिंधु सरस्वती संस्कृति, सिंधु सरस्वती संस्कृति। क्लियर। क्या बोलते हैं इसको, सिंधु सरस्वती संस्कृति बोलते हैं इसको। अब देखो इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि ये सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है, सिंधु नदी से लेकर सरस्वती नदी तक फैली हुई है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और उसके नीचे कौन सी भाई, सरस्वती, जो वर्तमान में क्या होगी, विलुप्त होगी। अब इसकी जगह कौन सी बहती है, घग्गर बहती है। क्लियर। तो इसका नाम सिंधु सरस्वती क्यों पड़ा, क्योंकि इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सरस्वती नदी तक है। दूसरा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। अब समझो इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है, हड़प्पा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अगली बात, इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, देखो अगर खुदाई के दौरान अपने कुछ ही क्षेत्र में देखो अगर साक्ष्य मिलेंगे तो वो क्या होंगे भाई, ग्रामीण होंगे। अगर काफी लंबी खुदाई की गई है और उसमें साक्ष्य मिल रहे हैं तो क्या होगा, नगरीय सभ्यता। कहने का मतलब इसके साक्ष्य काफी दूरी में मिले, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नगरीय सभ्यता बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं। इसका एक उपनाम और आता है, इसे बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं भाई, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। और कांसा किस किस से मिलकर बना होता है, कांसा तांबा प्लस टीन से मिलकर बना होता है। किससे भी, तांबा प्लस टीन। ये साइंस का क्वेश्चन है, उस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांसा किससे मिलकर बना होता है, तांबा प्लस टीन से। अब देखो व्यापार, व्यापार उस समय था कृषि पे आधारित। व्यापार क्या था भाई, कृषि पे आधारित ही था। अब व्यापार कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित। क्लियर, व्यापार क्या था, कृषि पर आधारित। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसका विस्तार कितनी दूर में था, किसका भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसका विस्तार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में मिलता है। कितने में भाई, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। ये देखो आंकड़े फिक्स नहीं है, किसी बुक में कुछ और मिल जाएगा। ये अपन को बस थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं, लेकिन अपन को आइडिया होना चाहिए कि लगभग कितना है। आगे बात समझ में। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं, एक व्यक्ति आता है चार्ल्स मेंशन। कौन आता है भाई, एक व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मेंशन, चार्ल्स मेंशन। ये बात है 1826 की। कब की बात है, 1826 की। तो चार्ल्स मेंशन एक व्यक्ति आता है, इसने बहुत बड़ी सभ्यता को देखा। क्या देखा भाई, बहुत बड़ी सभ्यता। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता को देखा, लेकिन खोज का काम नहीं किया। तो क्वेश्चन आ सकता है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को किसने देखा, चार्ल्स मेंशन ने देखा। कब देखा, 1826 में देखा। तो क्या किया भाई इसने, हड़प्पा सभ्यता को देखा।
सभ्यता को देखा, लेकिन क्या नहीं किया भाई, उत्खनन नहीं किया, उत्खनन नहीं किया। क्लियर, इन्होंने क्या नहीं किया अभी, उत्खनन नहीं किया। अब देखो इसके बाद बात आती है 1856 की। कब की भाई, 1856। एक व्यक्ति आते हैं जनरल कनिंघम, 1856 में नहीं, दो भाई आते हैं, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। सॉरी, कौन कौन, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, दो भाई हैं ये आते हैं। देखो अब इनके बारे में एक बात आती है कि इन्होंने बहुत बड़ी सभ्यता को देखा। क्या देखा भाई, बहुत बड़ी सभ्यता को देखा, लेकिन उत्खनन का काम इन्होंने भी नहीं किया। किन्ने भी, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, दो भाई थे। अब उसके बाद अब आएंगे जनरल कनिंघम। कौन भाई, जनरल कनिंघम, जनरल कनिंघम, जनरल कनिंघम। देखो अब इनके बारे में स्टेटमेंट आता है कि इन्होंने पुरातात्विक स्रोत को देखा। क्या देखा भाई, पुरातात्विक स्रोत को देखा, लेकिन इनकी बातों पे किसी ने क्या नहीं किया, गौर नहीं किया। इन्होंने क्या देखे, पुरातात्विक स्रोत देखे। क्या देखे भाई, पुरातात्विक स्रोत देखे, लेकिन क्या नहीं भी, इनकी बातों पर किसी ने गौर नहीं किया, बातों पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। अब देखो फिर इन्होंने क्या किया, जनरल कनिंघम के द्वारा, नोट लगा के बात लिखनी है, 1861 में, कब की बात है, 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन किया। किसका गठन किया भाई, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन किया, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन किया। अब ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। बात ये है कि पूछ ले भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन किसने किया, तो क्या बताओगे, जनरल कनिंघम ने। और कब किया, 1861 में। कब किया भाई, 1861 में। तो देखो किसने, जनरल कनिंघम ने। किसने किया, जनरल कनिंघम ने। और कब, 1861 में। किसका गठन, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन किया। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब देखो, अब सबसे पहले अगर अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो एक जानकारी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे उत्तर में स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा स्थल है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट ऊपर से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो देखो उसकी बात करते हैं। अभी देखो अब ये देखो एक बात करते हैं सबसे उत्तर में, तो जम्मू कश्मीर में। कहां भाई, जम्मू कश्मीर में एक स्थल मिला है जिसका नाम है मांडा। कौन सा, मांडा। और ये पूछ ले कौन सी नदी के किनारे, तो ये है चेनाब नदी के किनारे। कौन सी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। तो पूछ ले सबसे उत्तर में स्थल मांडा कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। अब पूछ ले दक्षिण में ये जगह महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में स्थल का दाहिमाबाद। क्या नाम है, दाहिमाबाद। और दाहिमाबाद कौन सी नदी के किनारे, परवरा या गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी के, परवरा या गोदावरी नदी के किनारे। और कहाँ है, ये तो आपको बता ही दिया, कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, दाहिमाबाद। कौन सी नदी के किनारे, परवरा या गोदावरी के किनारे। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं कि सबसे पश्चिम में कौन सा है। पश्चिम की बात करें तो यहां देखो सुतकागेडोर। क्या नाम है, सुतकागेडोर। और कहां पड़ता है, ये पड़ता है बलूचिस्तान में। कहां पड़ता है भाई, अब बलूचिस्तान में। और कौन सी नदी के किनारे, ये है दास्क नदी के किनारे। तो पूछ ले सबसे पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा है, सुतकागेडोर। कौन सी नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। कहां है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अब देखो, अब बात करते हैं सबसे पूर्वी में आलमगीरपुर। कौन सा है, आलमगीरपुर। कौन सा है भाई, आलमगीरपुर। और कहां है, ये पड़ता है यूपी में। कहां पड़ता है भाई, यूपी में। और कौन सी नदी के किनारे, हिडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भाई, हिडन नदी के किनारे। क्लियर। अब देखो बातें इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सबसे उत्तर में कौन सा है, मांडा। कौन सी नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिण में कौन सा है, दाहिमाबाद। कौन सी नदी के किनारे, परवरा या गोदावरी के किनारे। अब बात करते हैं सबसे पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा है भाई, सुतकागेडोर। कहां पड़ता है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां है, पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे, तो नदी की बात करें तो दास्क नदी। अब बात करें सबसे पूर्व में कौन सा है, आलमगीरपुर। कौन सी नदी के किनारे, हिडन नदी के किनारे। पड़ता कहां है, यूपी में। अब देखो बहुत सी बार पूछ लेते हैं कि इनके बीच की दूरी, उत्तर व दक्षिण के
बीच में और पूर्व और पश्चिम के बीच में जो स्थल है उनके बीच की दूरी, तो सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में स्थल है, इसके बीच की दूरी कितनी है? बहुत सी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बीच की दूरी है 1400 किलोमीटर, सॉरी कितनी? 1400 किलोमीटर। अगर बात करें सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में स्थित स्थल के बीच की दूरी, तो यह 1600 किलोमीटर। कितनी है भी? 1600 किलोमीटर। बात याद रहेगी। तो देखो आज अपन ने यहां तक पढ़ा, इतनी अपन को जानकारी पर्याप्त है। कल इससे आगे पढ़ेंगे कि कौन सा स्थल कहां स्थित है। क्लियर? तो आज की क्लास में यहां तक ही। धन्यवाद।